हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2020 के फिजिक्स पेपर 1 के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मेड ऑन अ प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted and making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ नॉर्मल 1 लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल 2 लग रहा होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर ऑफ मास से mg फोर्स लग रहा होगा नीचे। ये रेडियस आ रहा है। तो हमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं और हमें ऐसा थीटा देखना है कि उसका जस्ट अगर थोड़ा सा और बड़ा करूँ थीटा तो वो रोलिंग डाउन शुरू कर देगा। तो हमें पता है कि अगर mg जो है क्रिटिकल पॉइंट पे, अगर mg जो है हमारा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास कर रहा है तो उस टाइम रोलिंग नहीं करेगा और जैसे ही और थीटा बढ़ाऊंगा तो mg जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट में आ जाएगा, तो वो टॉर्क राइट की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज लगाएगा और वो रोलिंग शुरू कर देगी। तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि mg जो है हमारा इस ये वाले पॉइंट के थ्रू पास करे। तो देख लेते हैं, ये कैपिटल आर है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखा, ये स्मॉल आर है और ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आ गया। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये, अगर सोच लिया तो बहुत इजी है, वरना ये सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, a non-magnetic material, is kept horizontally and free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disk away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disk will dash. तो हम जो है एक मैग्नेट को डिस्क के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि डिस्क जो है कैसे रोटेट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। ये डिस्क हो गई हमारी, ये सेंटर हो गया और यहाँ पे हमारा मैग्नेट हो गया। ये फील्ड इनकी तरफ है, अंदर की तरफ जाएगी क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ है। अब जो थोड़ा सा ही हमने मैग्नेट को सर्कुलर फैशन में आगे मूव कर दिया मान लो, तो अब हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो पहले जो है इस एरिया में बहुत सारी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन जा रही थी। यहाँ पे जैसे यहाँ से देख रहे थे, यहाँ पे पहले जा रही थी इनिशियली और फाइनली जो है अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो बाय लेंज लॉ एक ऐसी करंट इंड्यूस होगी जो यहाँ पे फील्ड बढ़ाए और इस एरिया में फील्ड कम करे। तो हम अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसी करंट जो है आई करंट लेंज लॉ की वजह से इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर इसे हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो इस एरिया में ये फील्ड बढ़ाएगी क्योंकि इनिशियली यहाँ पे थी और इसी में कम करेगी क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कम थी। तो यहाँ से एक आई करंट जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब अगर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है और हमारे करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे है करंट इस तरफ, तो यहाँ पे एक ऐसे फोर्स लगेगा डिस्क पे और इस फोर्स की वजह से डिस्क जो है ऐसे जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि मैग्नेट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इससे हमारा हो जाएगा कि the magnet and the disk will rotate in the same direction, as the direction of the magnet's motion. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रियलाइज करना कि इस तरह से सॉल्व करना है थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। A small roller of diameter 20 centimeter has an axle
of diameter 10 centimeter. It is on horizontal floor and meter scale is positioned horizontally on its axle with one edge of the scale on top of the axle. The scale is now pushed slowly on the axle so that it moves without slipping on the axle, and the roller starts rolling without slipping. After the roller has moved 50 centimeter, the position of the scale will look like. हम देख लेते हैं, ऐसा है कुछ, ये VCM से जा रहे हैं और ओमेगा से घूम रहा है, ये हमारा R है, इसको 2R मान लेते हैं क्योंकि 10 सेंटीमीटर है रेडियस बड़े वाले का और छोटे वाले का 5 है, तो इसको R मान लेते हैं। तो VCM रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे हो रही है, तो VCM इज इक्वल टू 2 ओमेगा R, ये पता चल गया। और हमारा जो स्केल है, वेलोसिटी ऑफ स्केल कितनी हो गई, VCM प्लस ओमेगा R विच इज इक्वल टू 3 VCM बाई 2, ये हमें पता चल गया। अब क्या लिखें, डिस्टेंस मूव्ड बाय, ये इसको रोलर, वो हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर है, और वो कैसा हो सकता है, VCM इंटू टाइम टेकन, T0 मान लेते हैं, और डिस्टेंस मूव्ड बाय स्केल कितना होगा, 3 VCM by 2 into T0 which is equal to 3 by 2 into 50 which is equal to 75 सेंटीमीटर। तो हमारा जो स्केल है वो 75 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, ये याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर ये जो यहाँ जो स्केल की जैसे पोजीशंस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू रोलर्स हैं, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रोलर देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू रोलर distance by scale is equal to 75 minus 50 which is equal to 25 सेंटीमीटर। तो बस 25 सेंटीमीटर राइट की तरफ ऐसे मूव करा होगा स्केल, तो यहाँ पे 50 मूव कर दिया, यहाँ पे 75 मूव कर गया, यहाँ पे तो 100 ही मूव कर गया, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर मूव किया राइट की तरफ, तो बी हो जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। A circular coil of radius r and n turns has negligible resistance. As shown in the schematic figure, its two ends are connected to two wires and it is hanging by those wires with its plane being vertical. The wires are connected to a capacitor with charge Q through a switch. The coil is in a horizontal uniform magnetic field B0 parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time. By the time the capacitor is discharged fully, magnitude of angular momentum gained by the coil will be dash. तो हमें बोल रखा है कि कैपेसिटर पे Q चार्ज हमने स्टार्टिंग में दे रखा है इनिशियली, और हमने ये स्विच जो है बंद कर दिया। अब जब स्विच बंद करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमें वो करंट की तो वैल्यू पता ही है, I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब इसने क्या बोला है कि जब यहाँ पे अब करंट जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर करंट आई तो हमारा इसमें जो है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका ऊपर की तरफ m, और वो m क्या होगा, I इंटू ए। ठीक है, और ऐसे B0 लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ट्राई करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट को अपनी तरफ लेके आए, तो ये जो है अपना रिंग ये ऐसे करके रोटेट करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट B0 की डायरेक्शन में आ जाए। तो उसमें टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, that is mb sin 90 which is equal to mb0। ठीक है, अब इसने क्या पूछ रखा है हमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम गेन, तो टॉर्क की क्या वैल्यू हो गई, dl by dt, m क्या हमारा I a
बी नॉट। ठीक है, आई को क्यू और सी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी बाई आर सी। तो आई कितना हो गया, माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये बाहर निकल रहा है, विच इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी ई माइनस टी बाई आर सी। तो इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी ई माइनस टी बाई आर सी। हम निकालते थे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रेट करके, क्यू नॉट बाय आर सी इंटू वन बाय आर सी ई माइनस टी बाय आर सी। कब से, जीरो से इंफिनिटी टाइम तक। क्या बोले, मोमेंटम गेन बाय द कॉइल। तो L इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट गया, क्यू नॉट, यहाँ पे ए बी नॉट भूल गया मैं, सॉरी। तो क्यू नॉट, लिमिट्स डाल देते हैं, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस जीरो पे वन हो गया। ए कितना हमारा, टू पाई आर बी नॉट। तो एल की मैग्नीट्यूड कितना हो गया, टू पाई आर बी नॉट, सॉरी ए तो हमारा पाई आर स्क्वायर होगा ना, एरिया। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर बी नॉट। हमें ये भी बोल रखा है n टर्न्स है, तो n होगा यहाँ पे n क्यू। तो कहाँ है ऑप्शन, देख लेते हैं। पाई पाई आर स्क्वायर बी नॉट एन क्यू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉडरेट लेवल का ही सवाल था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass having a cross section as shown below. Correct state of emergent wavefront. देख लेते हैं, कुछ हमें ग्लास ऐसा करके दे रखा है, तो हमें दिख रहा है ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, और ये फिर कन्वर्जिंग है। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देख लेते हैं एक बार वेव फ्रंट कैसे आएगी। तो अगर वेव लाइट ऐसे आ रही है कुछ, यहाँ पे जाएगी तो कन्वर्ज करेगी ऐसे करके, मतलब जगह देखें तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह होगा ऐसे, तो कुछ ऐसा वेव फ्रंट हो जाएगा। यहाँ पे डाइवर्ज करेंगे जब यहाँ पे लाइट आएगी ऐसे करके, तो ये जो कुछ ऐसे करके जाएगी, इसका ऐसे बनेगा, और यहाँ पे फिर ऐसे बनेगा, तो कुछ ऐसा करके हमारा वेव फ्रंट आ जाएगा। फिर बना लेते हैं ऐसा, पहले कन्वर्जिंग, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, फिर कन्वर्ज हो रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला तो गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे जो है थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, ये भी गलत है, ये सही है। इजी क्वेश्चन था, सीधा वेव फ्रंट पे था, तो इजी था। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। एन ओपन एंडेड यू ट्यूब of uniform cross sectional area contains water of density 1000 kg per meter cube. Initially the water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Initially, ठीक है, मान लिया इनिशियली ऐसे 0.29 पे स्टैंड कर रहा है दोनों ट्यूब में, यहाँ पे पानी भर रखा है। अब क्या बोला है, केरोसिन ऑयल a water immiscible liquid of density 800 ग्राम पर मीटर क्यूब। हम पता है केरोसिन ऑयल वाटर पे डालेंगे तो फ्लोट करेगा। is added to the left arm until its length is 0.1 meter. ठीक है, as shown in the schematic figure below. The ratio H1 by H2 of the heights of the liquids in the two arm. ये H1 और ये H2 का हमें रेशो निकालना है, तो देख लेते हैं। ये मान लेते हैं पहले, जैसे 0.29 था, पहले तो इन दोनों पॉइंट्स का वो कर लेते हैं, प्रेशर सेम,
हमें पता ही है हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक स्टिल लिक्विड का प्रेशर हर जगह सेम होता है। तो ए और बी ले लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ये कितना हो गया H2 माइनस वाई। ठीक है, ये वैसे इनफैक्ट H1 माइनस 0.1 ये हो गया। तो रो वाटर H1 माइनस 0.1 G प्लस रो केरोसिन ऑयल 0.1 is equal to rho water H1 minus 0.1 G plus rho H2 minus H1 plus 0.1 वाटर का है G। ये तो कट ही गया, तो हमारे पास क्या आ गया, रो केरोसिन ऑयल 0.1 इक्वल टू रो वाटर H2 minus H1 plus 0.1। ठीक है, ये आ गया। अब और देख लेते हैं। पहले हमारा ये 0.29 मीटर था, उसके बाद हमने केरोसिन ऑयल डाला, तो हम कुछ ऐसा मान सकते हैं कि जो 0.29 मीटर था पहले यहाँ तक मान लेते हैं उसे, वो x नीचे गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.29 मीटर माइनस x, और ये थोड़ी वैल्यू x ऊपर गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.29 प्लस x। तो इससे हमें पता चल रहा है कि H1 माइनस 0.1 is equal to 0.29 minus x. H1 plus x is equal to 0.39. राइट साइड में H2 is equal to 0.29 plus x. ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं x के टर्म्स में, तो क्या निकलेगा इससे 800 into 0.1 is equal to 1000 H2 0.29 plus x minus H1 0.39 plus x plus 0.1, ये तो 0 ही हो गया। तो क्या आ गया 80 is equal to 2000 x, x is equal to x इक्वल टू 1/25 मीटर आ गया। ठीक है, तो उससे हम देख लेते हैं, हम h1 इज इक्वल टू 0.29 माइनस एक्स प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.39 माइनस एक्स। तो h1 की वैल्यू आ गई 0.39 माइनस 0.04 विच इज इक्वल टू 0.35। और H2 की वैल्यू देख लेते हैं, H2 इज इक्वल टू 0.29 प्लस x 0.29 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल टू 0.33। तो हमारा H1 बाय H2 आ गया 35/33। सिंपल सा सवाल था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं आपको और कौन सी PYQ की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।